वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं मुख्तदर खान हूँ, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और आज मैं भारत की जो यूरोपियन यूनियन के साथ एक हिस्टोरिक, एक तारीखी एग्रीमेंट हुआ है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बारे में बात करूंगा। उसके प्रोज एंड कॉन्स के, भारत के लिए उससे क्या फ़ायदा होगा और भारत के लिए क्या पोटेंशियल रिस्क्स हैं, अगर कुछ हैं तो उसके बारे में बात करूंगा। और उसके फिर मैं आपसे थोड़ा बहुत उसकी जियो पॉलिटिक्स से उससे क्या ताल्लुक है उसके बारे में बात करूंगा। और फिर अगर कोई इंटरेस्टिंग कमेंट्स, सवाल जवाब हैं, क्वेश्चंस हैं, तो मैं उन्हें भी एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो पहला तो ये बात है कि ये 20 साल से नेगोशिएशंस ये चल रहे हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। 20 साल के बाद ये फाइनली एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसे यूरोपियंस और खुद भारत के जो सरकार के लोग हैं वो कह रहे हैं दिस इज अ मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी ये सबसे बड़ी डील है, क्योंकि इससे दुनिया के तकरीबन 2 बिलियन यानी तकरीबन 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन का एक मार्केट बन जाएगा। भारत के तकरीबन 1.5 बिलियन और यूरोप के 5.5 बिलियन लोग मिलकर 2 बिलियन का ये मार्केट बन जाएगा। और ये 25 ट्रिलियन डॉलर यानी यूरोप के 20 प्लस ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, भारत की तकरीबन 4.25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो दोनों इकोनॉमीज मिलकर 25 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएंगे। तो ये दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमिक डील है, देयरफॉर इट इज द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। तो इसके बारे में आपसे मैं कुछ तफसीलें, पहले डील के बारे में बात करूंगा और फिर उसके बाद आई विल टॉक टू यू अबाउट उसके प्रोज क्या हैं और उसके कॉन्स क्या हैं। तो पहली तो जैसा मैंने कहा, ये 20 साल से ये नेगोशिएशंस चल रहे थे। अब अचानक दे हैव अनाउंस के एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन देखिए, ये जो एग्रीमेंट तो हो गया है, भारत के तरफ से तो आप समझे कि ये डील पूरी तरह से पक्की है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी से साइन करते हैं तो द डील हो जाती है। लेकिन यूरोपियन यूनियन में इसे पार्लियामेंट्स में अप्रूव होना पड़ेगा। तो अब वो जरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यूरोपियन पार्लियामेंट भी है और जितने सारे 32 कुछ मुल्क हैं उनके सारे पार्लियामेंट्स हैव टू अप्रूव दिस डील। तो वो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये डील एक्चुअली साल के अंत तक यानी दिसंबर तक शायद पूरी तरह से रेटिफाई हो जाएगी। लेकिन एक मैं आपसे बात बताऊं कि ये डील, इस तरह का डील यूरोपियन यूनियन ने लैटिन अमेरिका के साथ भी किया, जो मर्कोसुर के जो उनकी जो कॉमन मार्केट है, और वो डील अब लीगल प्रोसेस में फंस गई है और वो अभी तक यूरोप में रेटिफाई नहीं हुई। सो दैट इज समथिंग टू कीप इन माइंड कि इट इज नॉट अ डन डील। जैसा कहते हैं ना क्रिकेट में, जैसा कहते हैं इट इज नॉट डन अंटिल डन। जब तक लास्ट बॉल नहीं जाता कि यू नेवर नो, खासतौर से T20 और वनडे में। उसी तरह से जब तक पूरे कंट्रीज इसको अप्रूव करके यूरोपियन यूनियन की तरफ से वी विल नॉट श्योर। लेकिन बात चीजें इमीडिएटली अप्लाई हो जाएंगी एक तरह से एड हॉक बेसिस पे, तो उसमें फायदा जरूर होगा। तो जो मैं बेसिक चीजें आपको बता देता हूं, तो पहली चीज तो ये है कि भारत के तकरीबन 99.5% जो भारत यूरोप को एक्सपोर्ट करता है, वो सारी चीजों पे टैरिफ्स नहीं लगेंगे, तकरीबन जीरो हो जाएंगे टैरिफ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि जो यूरोपियन यूनियन है वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अभी तक हम हमेशा कंट्रीज को देखते थे, तो अगर आप कंट्रीज में देखें तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले साल इंडिया और अमेरिका के बीच में 130 के करीब 130 बिलियन डॉलर के करीब ट्रेड हुआ था। और चाइना के अभी उतना ही है, तकरीबन 128 129, इससे थोड़ा सा कम है अमेरिका से। भारत की गिनती में जब भारत एनालिसिस करता है तो हम जब माल वहां से निकलता है चाइना से, जब काउंट करते हैं, चाइना ऑर्डर मिलने पर काउंट करता है, तो चाइना कहता है कि इंडिया और चाइना का ट्रेड इज मोर देन इंडिया एंड यूएस ट्रेड। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है, जिस इज ए डिफरेंट कैटेगरी, ये मुल्क नहीं है, एक कॉन्टिनेंट है, बाकायदा एक कॉमन मार्केट है, उसके साथ भारत का तकरीबन 135 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। सो इट इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एक तरह से भारत के लिए।
तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर। तो अब ये होगा कि वो सारा जो ट्रेड हो रहा है, ए लॉट ऑफ इट विल, टैरिफ के बावजूद उतना ट्रेड हो रहा है। तो अब आप देखें कि जब टैरिफ कम हो जाएंगे तो उम्मीद ये है कि ये बिल्कुल और तेजी से चीजें बढ़ेंगी और होपफुली कि 2030 तक ये टोटल डबल हो जाए, यानी 130 से 200 बिलियन डॉलर या इवन 250 बिलियन डॉलर का टोटल भारत और यूरोप के बीच में ट्रेड हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन है, एटलीस्ट ये भारत की तरफ से ये कह रहे हैं। उसके बारे में भी मैं कुछ कहूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो हम चाइना के साथ ट्रेड की बात करते हैं 125 130, हांगकांग को नहीं गिनते हैं, लेकिन हांगकांग चाइना का हिस्सा है। अगर आप हांगकांग को मिला लें तो चाइना इंडिया के बीच में जो ट्रेड है वो सबसे ज्यादा है, वो 150 बिलियन के ऊपर चला जाता है, इंडिया यूरोप ईयू से भी ज्यादा। तो अब ये जो डील अग्रीमेंट हुआ है, भारत के जो टोटल एक्सपोर्ट्स है 99.5%, यानी शायद एक दो चंद आइटमों पर वो थोड़ा बहुत टैरिफ वो लगाएंगे, लेकिन भारत के सारी चीजें टैरिफ फ्री वहां चले जाएंगे। और उनके 96.5 यानी तकरीबन 3-3.5% जो आइटम यूरोप से आएगा उस पे टैरिफ लगेंगे। और तो बेसिकली मुझे लगता है वो एग्रीकल्चर और डेयरी का सेक्टर है जो भारत प्रिजर्व कर रहा है। इससे भारत के लिए जो फायदे होंगे वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो पहली तो मैं आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पे आप देखिए कि भारत के ऊपर फिलवक्त अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाए हुए हैं और बांग्लादेश के ऊपर 20% और पाकिस्तान के ऊपर 19%। तो जो गारमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं, जो कपड़े वगैरह जो एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है कपड़ों का, बांग्लादेश भी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान भी वहां कंपीट करता है, श्रीलंका भी कंपीट करता है। श्रीलंका महंगे कपड़े बेचता है, तो जैसा कि अगर आप नाइकी के स्पोर्ट्स एथलेटिक्स गियर वगैरह ले तो महंगे कपड़े जो है, और विक्टोरिया सीक्रेट जैसा जैसा के 25,000 30,000 के लेडीज के अंडरवेयर, इस तरह के चीजें श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है, वो सारे के सारे 20% पे जा रहे हैं। भारत का 50% लगा हुआ है टैरिफ। तो जब भारत 0% पे वही चीजें कपड़े एक्सपोर्ट करेगा यूरोप को, तो जो एडवांटेज बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका को भारत के ऊपर है अमेरिका की मार्केट में, वो उस तरह से एडवांटेज इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स को, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को यूरोपियन मार्केट में वो एडवांटेज मिलेगा ओवर बांग्लादेश श्रीलंका और पाकिस्तान। तो अभी आपको तो जो फॉलो क्लोजली कर रहे हैं उनको ये पता चल जाएगा कि ये जो टैरिफ की वजह से फैक्ट्रीज जो बंद होना शुरू हो गए थे, गारमेंट फैक्ट्रीज, और लोगों की नौकरी चले आ रही थी। मैंने सुना कि तमिलनाडु में जो कपड़े बनाने वाले, खासतौर से जो अंडरवेयर्स एक्सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका, वो फैक्ट्रीज बंद हो गए और उनके जो वर्कर्स थे वो बेचारे कर्नाटका जाके मजदूर बन गए, लिटरली। मतलब फैक्ट्री से फिर वो लेबर मार्केट में आ गए। लेबर से मतलब लिटरली कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गए थे वो लोग। तो उस तरह के लोगों की आई एम होपिंग कि जॉब्स वापस आ जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो गरीब के ऊपर जो टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जो नुकसान हुआ है, होपफुली दिस विल कॉम्पनसेट फॉर इट। तो मुझे ये उम्मीद है कि इट विल हेल्प द पुअर कीप देयर जॉब्स। जो लेबर इंटेंसिव, तो जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उस पर बहुत फायदा होगा भारत के लिए। मिसाल के तौर पे जो कपड़े बना रहे हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, जूते जो बना रहे हैं, लेदर मैन्युफैक्चरर्स, इस तरह की चीजें कि एकदम इंडिया का कॉम्पिटिटिव हो जाएगा एक्सपोजर जो चीजें। और थोड़े दिन पहले, ये थोड़ा टेक्निकल बात है कि भारत इज जो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी की कैटेगरी है, लेकिन बांग्लादेश जिसका जीडीपी पर कैपिटा भारत के बराबर है, लेकिन उसकी कैटेगराइजेशन अभी भी लोअर इनकम इकोनॉमी है। यानी वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को भारत से नीचे गिनता है, और उसके वजह से यूरोपियन यूनियन में और कुछ हद तक अमेरिका में भी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स में भारत के ऊपर कुछ एडवांटेजेस मिल जाते हैं, प्रिविलेजेस एज ए लो इनकम इकोनॉमी।
तो वो जो एडवांटेजेस बांग्लादेश को यूरोप में भी है भारत के ऊपर, मेरे ख्याल से वो एडवांटेज थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इंडिया विल बेनिफिट। तो इस तरह से डेफिनेटली आप कह सकते हैं जो लेबर इंडस्ट्रीज है वहां पर भारत को बहुत फायदा होने वाला है। दूसरी चीज ये है कि जो टैरिफ 50% लगे, लोग शायद ये जानते नहीं होंगे कि इंडिया दो इंडस्ट्रीज में बहुत आगे है, एक आईटी सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपमेंट में, और जो दूसरा है भारत उसमें सबसे आगे है वो ज्वेलरी डायमंड्स में। डायमंड्स, ज्वेलरी, गोल्ड, जेवर, खासतौर से रॉ डायमंड्स को लेकर पॉलिश, एक जमाने में एम्स्टरडेम और नेदरलैंड्स यूज्ड टू बी, मतलब बेल्जियम वगैरह ये आगे थे, और अब भारत उनसे सबसे आगे हो गया है। ये सब गुजरात में होता है। तो वो टैरिफ के वजह से सोना और हीरे वगैरह अमेरिका में तो महंगे हो गए हैं, टैरिफ मतलब 50% लग गए हैं। तो अब वो सारी चीजें भारत से यूरोप जाएंगी एट अ डिस्काउंटेड प्राइसेस। तो मुझे लगता है कि जो माल वो अमेरिका में नहीं बेच सके वो अब माल होपफुली यूरोप में बेचने लगेंगे, ज्वेलरी, गोल्ड वगैरह। तो वहां पर वो लेबर इंटेंसिव नहीं है लेकिन कैपिटल इंटेंसिव है वो बिजनेसेस, और वहां प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है बनिस्बत कपड़ों के। तो वहां पे एक्चुअली आप कह सकते हैं कि थोड़ा पैसा भी बनने लगेगा। लेकिन यूरोप के भी इसमें फायदे होने वाले हैं कि यूरोप के कार्स अब इंडिया में 110% टैरिफ लगा हुआ है। तो वो 110% से टैरिफ जाके वो चंद सालों में 10% हो जाएगा, लेकिन अनखरीफ 40% होगा। लेकिन वो महंगी गाड़ियां हैं। मिसाल के तौर पे जो गाड़ियां 17 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत में हैं, वो कार्स एकदम सस्ते हो जाएंगे भारत में। तो जो अमीर लोग हैं उनका बहुत फायदा होने वाला है। जो महंगी शराब है, महंगी वाइन है, शैंपेन वगैरह, उस पे भी कस्टम्स कम हो रहा है। तो जो भारत के जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं और भारत के जो वाइन प्रोड्यूसर्स हैं और अल्कोहल, शराब वगैरह जो बनाते हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी कि कंपटीशन उनके लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं उनकी कीमतें कम हो जाएगी, क्योंकि उस पे से कस्टम्स धीरे धीरे निकलेगा। लेकिन भारत पूरी तरह से उस पर अभी कस्टम नहीं लगा रहा है। तो ये इस तरह का एक आप कहिए कि दिस इज द अरेंजमेंट। लेकिन अब मैं आपको थोड़े इसके नेगेटिव चीजें भी बताता हूं। एक नेगेटिव बात यह है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं है, क्योंकि टैरिफ जीरो नहीं हो रहा है किसी का भी। ठीक है, कई चीजों पे भारत अभी भी टैरिफ लगाया, जैसा कि कार्स पे वो अभी तो 110 है, फिर उसके बाद वो 40 होगा, फिर उसके कई सालों के बाद फिर वो 10% होगा। कार के पार्ट्स पर भी वैसे ही सिलसिला है, जीरो टैरिफ नहीं हो रहे। शराब पर भी टैरिफ थोड़ी बहुत लगे रहेंगे, पूरा जीरो नहीं हो रहा। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। जैसा कि इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर अभी खुला नहीं और वो खोलेंगे भी नहीं, तो यूरोप में भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो सब्सिडीज बहुत देते हैं, यहाँ पे भी सब्सिडी दे रहे हैं भारत में। तो मुझे लगता है कि यूरोप ने अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर तो खोला है, क्योंकि भारत के 99.5% प्रोडक्ट्स पर ट्रेड बिल्कुल कम हो गया है। तो भारत अब दुनिया का सेकंड बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। तो बीफ जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो अब यूरोप में विदाउट टैरिफ जाएगा। अगर वो बटर चाहे तो बटर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चीज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड कम्पीट विद द यूरोपियन एग्रीकल्चरल मार्केट में, क्योंकि इंडिया को एक्सेस मिल गया है थोड़ा बहुत, इनको नहीं मिला है यूरोपियंस को इन द इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एक तो ये है कि दिस इज नॉट फुली ए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको आप एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहिए। दूसरी चीज ये है कि अभी रैटिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इस तरह का अनाउंसमेंट चंद महीने पहले यूरोप ने भी किया था कि एक बहुत ही जबरदस्त हमने डील कर ली है लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका के साथ, मर्कोसुर के साथ, और फिर वो डील जेके लेजिस्लेटिव प्रोसेस में फंस गई है। अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक रिएक्शन है, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूरोप के ऊपर भी टैरिफ लगा दिए, जो धमकियां दिए हैं अमेरिका भारत के ऊपर भी टैरिफ लगा दिए हैं, तो एक तरह से उसका जो प्रेशर है इन दोनों इकोनॉमीज पर,
तो वो जो दोनों के बीच में जो दरारें हैं, जो इख्तिलाफात हैं, जो फासले हैं, वो तेजी से कम हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के अंदर। इसलिए 20 साल तक तो वो अग्रीमेंट नहीं हुआ और अब अचानक वो डील आगे जा रही है, इसलिए। हाँ, तो दैट इज एक एडवांटेज जो भारत के लिए है। लेकिन थोड़े और भी चीजें हैं कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो अभी खत्म नहीं हुए। जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। नॉन टैरिफ बैरियर्स दो तरह के हैं कि सर्विस इंडस्ट्री को भी अभी भी इंडिया ब्लॉक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने थोड़े यूरोपियन यूनिवर्सिटीज को इजाजत दी यहाँ का, लेकिन अगर यूरोपियन कंसल्टेंट्स, यूरोपियन इंश्योरेंस एजेंसीज, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन पे भी अभी तंगी लगी हुई है भारत की तरफ से। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम हियर। और फिर भारत की तरफ से जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है वो भारत के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पर भी लगते हैं, क्योंकि वो फॉर एग्जाम्पल कोल को लेकर और कार्बन एमिशंस को लेकर जो रेस्ट्रिक्शंस है, यानी एनवायरमेंटल जो रेस्ट्रिक्शंस हैं और जो स्टैंडर्ड्स हैं यूरोप में, अगर भारत की कंपनीज वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंचती है तो फिर वो बेच नहीं सकेंगे। टैरिफ तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन वो कहेंगे कि आप इतना कार्बन ना करें, उतना ये ना करें, वॉट एवर द स्टैंडर्ड्स आर। तो वो एक बैरियर अभी खत्म नहीं हुआ और वो नहीं होगा, क्योंकि खुद यूरोप की पब्लिक उसको डिमांड करती है। देयर इज अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटलिज्म यूरोप की पॉलिटिक्स में और कल्चर में। तो मुझे लगता है कि भारत विल हैव टू अप इट्स गेम, यानी जब तक भारत यूरोप के एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंचता, भारत के उतनी तेजी से गुड्स वगैरह नहीं बिकेगा इन यूरोप। तो दूसरी चीज वो भी है, एक वो नॉन टैरिफ बैरियर है। और तीसरा, थोड़े रेगुलेशंस को लेकर भी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर जो डिसएग्रीमेंट्स वगैरह हैं। तो क्योंकि देयर इज सो मच प्रेशर फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है कि ये तेजी से कंसेशंस करते रहेंगे। या तो यूरोप भारत को कंसेशन कर देगा या भारत यूरोप को कंसेशन कर देगा, और ये तेजी से आगे बढ़ेंगे ये जो बैरियर्स है, होपफुली। वरना सारा का सारा जो किया हरा वैसे के वैसे ही रह जाएगा अगर नॉन टैरिफ बैरियर्स के वजह से ट्रेड आगे ना बढ़े। तीसरी चीज ये है कि स्टैंडर्ड्स की बात आती है, यानी जो मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हम वहां भेजते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं, सो देयर आर सम अदर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, यानी लीगल स्टैंडर्ड्स और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की भी बात कर रहा हूं। तो वो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स भी उसको तो मेरे ख्याल से इंडियन कंपनीज शुड बी एबल टू एडजस्ट क्विकली, लेकिन वो भी एक बैरियर हो सकता है। अब आगे जाके ये भी देखना चाहिए कि ये किस हद तक, देखिए यूरोपियन इकोनॉमी तो है बड़ी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तकरीबन 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 32 है, लेकिन दे आर नॉट रियली वेरी वाइब्रेंट इकोनॉमीज अभी। तो ये कहना कि ये सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत और इनको मिलाकर, वो बात गलत है। भारत और यूरोप को मिलाए तो 25 ट्रिलियन डॉलर की टोटल इकोनॉमी बनती है। 2 मिलियन लोग हैं लेकिन 20 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। तो लोग तो ज्यादा है, लेकिन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है खरीदने के लिए जितना अमेरिका में है। जैसा कि अमेरिका की आबादी सिर्फ 350 मिलियन है, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी 31 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो द मार्केट इज ह्यूज। तो इतनी बड़ी मार्केट सिर्फ अमेरिका की मार्केट इतनी बड़ी है, तो यूरोप के लिए अमेरिका की मार्केट मुश्किल होते जा रही है, यानी 30 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट ये, और उनको गेन क्या हो रहा है, एक 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बस। तो भारत की जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन डॉलर की है, और जिसमें गरीब लोग बहुत ज्यादा है। इंडिया की पर कैपिटा सिर्फ 2.8 2,800 रुपए है, यूरोप की एवरेज में 30 से 40 है। तो भारत के लिए ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम, परचेजिंग पावर ज्यादा है। तो अगर भारत के जो गुड्स वगैरह हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है
कि मुझे एक वाइट शर्ट खरीदना पड़ता है, किसी कॉन्फ्रेंस को जा रहा हूँ कि आई नीड अ वाइट शर्ट, और मैं जब जाता हूँ मुझे सेल पर मिल जाता है तो मैं एक नहीं 2 3 4 शर्ट्स खरीद लेता हूँ। तो उस तरह से अगर यूरोपियंस कपड़े, जूते, चप्पल वगैरह लेने जा रहे हैं एंड दे सी दैट दे आर वेरी चीप, दे मे बाय मोर बिकॉज दे आर चीप, जरूरत से ज्यादा। तो इस तरह से भारत, वहां पे परचेजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से आई थिंक भारत के एक्सपोर्ट्स माइट इंक्रीज इन यूरोप कंपेयर टू दिस। अभी तक अमेरिका से कोई ऐसा प्यूनिटिव मतलब बदला लेते हुए ऐसा कोई जवाब नहीं आया। कि सिर्फ जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने एक मतलब चिढ़ के एक बात कही कि यूरोप खुद अपने ही खिलाफ फाइनेंस कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सैक्रिफाइस किया और यूरोप ने अपने ही खिलाफ चीजें कर रहा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए, हमने इंडिया पे जो 25% टैरिफ लगाया है वो इसलिए लगाया कि वो रशिया का तेल ले रहे हैं, हम यूक्रेन को बचाने के लिए रशिया की इकोनॉमी में प्रेशर डालने के लिए हमने 25% टैरिफ लगा है भारत पे, ये हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं अमेरिका। लेकिन यूरोप वही भारत जो अभी भी रशिया का तेल खरीद रहा है और वही यूरोप जो डिमांड कर रहा था कि तेल खरीदना बंद करें, उसके बगैर उन्होंने भारत के साथ ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। तो एक तरह से अमेरिका कह रहा है कि यूरोप एक हिपोक्रेटिकल पोजीशन में है कि वो रशिया की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है बाय भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करके। सिर्फ ये एक बात आई है अमेरिका के तरफ से अभी तक। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने आज साउथ कोरिया के खिलाफ एक्शन लिया है, अभी तक उस तरह से उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया है भारत को। इनफैक्ट जो स्कॉट बेसेंट ने भी खुद कहा कि हमको पता है कि भारत अब रशिया से तेल कम लेने लगा है, तो वो जो 25% टैरिफ्स लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, वो शायद अनखरीब खत्म हो जाएंगे। सो एक हिंट भी दिया कि दैट कुड गो। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत और ईयू का जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है वो थोड़ा अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहा है कि अमेरिका इज थिंकिंग कि भाई हम सबके ऊपर इतना टैरिफ्स का जुल्म कर चुके हैं, उसका नतीजा ये हो रहा है कि वो सब आपस में मिल के मेरे खिलाफ अलाइन हो रहे। तो बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं जियो इकोनॉमिक्स में मुल्क अमेरिका को बैलेंस करना शुरू कर दिए हैं। यूरोप अब अमेरिका की तरफ कनाडा चाइना की तरफ देख रहा है। $1 ट्रिलियन की वो डील बनाने की कोशिश कर रहा है कनाडा चाइना के साथ। यूरोप फिर साउथ अमेरिका की तरफ भी देख रहा है। अभी अफ्रीका के साथ कुछ ज्यादा सीरियस एक्शन नहीं हुआ। अफ्रीका का जो टोटल इकोनॉमी है पूरे कॉन्टिनेंट की, वो भारत की तरह ही है। 1 बिलियन के करीब लोग हैं अफ्रीका में, 50 मुल्क हैं और उनकी जो जीडीपी है कुछ 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर की है पूरे अफ्रीका की। तो अगर आप पूरे अफ्रीका के साथ डील करें तो इट्स लाइक डीलिंग विथ अबाउट 75% ऑफ इंडिया। तो अभी उधर कुछ ज्यादा एक्शन नजर नहीं आया, लेकिन साउथ अमेरिका और फिर एशिया की तरफ भी वो बढ़ेंगे यूरोप टू ट्राई टू कॉम्पनसेट जो अमेरिका के साथ ट्रेड। लेकिन आज सुबह में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि साउथ कोरिया के साथ जो टैरिफ की डील हुई थी अमेरिका की, वो ये थी कि अमेरिका के सारे गुड्स पे 0% टैरिफ रहेगा साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया के जो चीजें आएंगी अमेरिका को उस पे 15% टैरिफ होगा और साउथ कोरिया $350 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। तो ये साउथ कोरियंस ने क्या किया, उसको स्लो मूव कर रहे हैं। मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो बिल पास कर रहे हैं अपने पार्लियामेंट में, और वो बिल अब उसको जो है सो कमिटीज में वो रुकी हुई है, आगे नहीं बिल रही। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप इतनी देर क्यों ले रहे हैं टू फुलफिल योर पार्ट ऑफ द डील, तो मैं आपके ऊपर और 10% टैरिफ लगा रहा हूँ, 15 के बजाय 25% टैरिफ ऑफ साउथ कोरिया पे लग गए हैं। एटलीस्ट अनाउंस किया उन्होंने। अभी तक साउथ कोरियंस कह रहे हैं सुबह से कि अभी तक हमको ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं आया, अभी तो सिर्फ ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं 25% टैरिफ उन पर लगा दूंगा। तो ये चीज चल रही है। और एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाह रहा हूं कि अब भारत का जो टोटल ट्रेड हुआ है वो तकरीबन $1.6 ट्रिलियन का हो चुका है।
उसका मतलब ये है कि भारत की जो टोटल जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन है, तो रफली 416 यानी 40% भारत की जीडीपी अब ट्रेड पे डिपेंडेंट है। इट्स नॉट ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर है। इंपोर्ट तो खैर डोमेस्टिक कंजम्पशन ही होते हैं, वो ज़्यादातर तेल इंपोर्ट करता है भारत, सबसे बड़ा उसका इंपोर्ट्स हैं, फिर हथियार वगैरह। तो 40% भारत की इकोनॉमी इज नाउ बेस्ड ऑन ट्रेड। तो उससे आप ये कह सकते हैं कि भारत इज नाउ वेरी मच कनेक्टेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी, और भारत के लिए ग्लोबल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तकरीबन आधे से थोड़ा कम भारत की इकोनॉमी अब ट्रेड पे डिपेंडेंट है। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड पॉलिसी मेकर्स के लिए भी। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू कीप वरिंग अबाउट। लेकिन और 2-3 चीजें ये भी है कि टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं कि क्या इससे भारत को टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होगा, क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। यूरोपियंस कह रहे हैं हाँ होगी, लेकिन कैसा होगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेड हो रहा है। तो क्या ये होगा कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इसका असर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स पर होगा, वो सवाल अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से कि विल देयर बी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडिया और नॉट। हाँ, ये यकीनन है कि हथियार जरूर खरीदेंगे भारत ज्यादा। ऐसे हथियार तो उस पर तो टैरिफ लगते नहीं है, सरकार खरीद रही है वो। सो वी विल सी कि जहां तक के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सवाल है उसकी क्लैरिटी नहीं है। और जो आखिरी चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या इसके वजह से भारत के जो एक एक्सपोर्ट भारत आजकल पब्लिक एक्सपोर्ट करता है लोगों को, तो वो क्या भारत को और वीजाज मिलेंगे, भारत के वर्कर्स को जो H1B वगैरह कैंसिल हो रहा है, अमेरिका से यहाँ आ रहे हैं, क्या उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे यूरोप में, क्योंकि यूरोप में भी एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट बहुत बढ़ गया है, बहुत रेसिस्ट भी हो गया है यूरोप, एंटी ब्राउन, एंटी ब्लैक। तो वो चीजें अभी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुए हैं, और वो मुझे लगता है उसको धीरे धीरे वक्त लगेगा। तो ये दिस इज द करंट सिनेरियो। अब तो ये कह सकते हैं कि भाई व्हाटएवर जो लिमिटेशंस हो उस ट्रेड अग्रीमेंट के, उसकी जितनी भी कमियां हो और खामियां हो, पॉजिटिव नेट रिजल्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा, टोटल रिजल्ट नेगेटिव नहीं रहेगा। तो इन दैट सेंस आप ये साफ कह सकते हैं कि दोनों भारत और यूरोप के लिए ये विन विन डील है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये उतनी बड़ी डील नहीं है जितना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं खुद भारत की सरकार और यूरोपियन सरकार, लेकिन इट इज अ बिग विन डेफिनेटली। आप देखेंगे साल के अंत तक कि जो भारत का और यूरोप का 130-135 के करीब जो $बिलियन का ट्रेड है, उसमें आप बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखेंगे। यानी 2024 से 2025 तक जो ग्रोथ हुआ उससे बहुत ज्यादा ग्रोथ आप 2026 से 2027 तक डेफिनेटली देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड एग्रीमेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशंस। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।